नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान का जो क्रमिक विकास है, भारत के संविधान की जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ रहे थे तो उसका यह तीसरा भाग है या थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में वीडियो को कंप्लीट किया है। यदि आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पार्ट का नाम है दोस्तों हमारा 1858 से 1919 तक कंपनी शासन का अंत। इससे पहले दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट एवं सेकंड पार्ट दोनों को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज हम ये जो थर्ड पार्ट है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि 1858 में जब महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी शासन का अंत कर दिया जाता है एवं जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वे अपने ब्रिटिश क्राउन में समाहित कर ली जाती हैं। तब दोस्तों आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह शासन संचालन के लिए एक परिषद जो होती थी उसके द्वारा शासन संचालन करती थी, जिसे निदेशक मंडल कहा जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, जिसमें 24 सदस्य होते थे। तो वे 24 सदस्य होकर भारत का शासन संचालन करते थे। दोस्तों कुछ समय बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत को लूटते हैं, खसूटते हैं और कंपनी घाटे में चल रही होती है और वे ब्रिटेन में धन की मांग करते हैं, तब एक गोपनीय समिति का गठन किया जाता है। वह अपनी सिफारिश ब्रिटेन संसद को देती है। ब्रिटेन संसद जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित करती है, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो दोस्तों उसकी स्थापना की जाती है। तो दोस्तों जब कंपनी शासन का अंत हो जाता है और जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वे ब्रिटिश क्राउन में चली जाती हैं, तब महारानी एलिजाबेथ जो होती हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल जिसे कहा जाता है, दोनों को समाप्त कर देती है और उनकी जो शक्तियाँ होती हैं और जो अधिकार होते हैं वह राज्य सचिव नाम का एक नए पद की नियुक्ति कर उसको प्रदान कर देती हैं। अब दोस्तों जो राज्य सचिव जो होता है उसके शासन संचालन में सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाती है। इस परिषद को भारत परिषद नाम दिया जाता है और ये परिषद जो है राज्य सचिव को शासन संचालन में सहायता प्रदान करती है और समय समय पर परामर्श देने लगती है। अब दोस्तों जो इसमें जो 15 सदस्य होते थे उनमें से 8 सदस्य जो है वे ब्रिटेन सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। 7 जो कंपनी का निदेशक बोर्ड था उसके द्वारा। 9 सदस्य ऐसे होते थे जिनको भारत में रहने का और शासन को संचालन करने का 10 वर्षों का अनुभव रहा हो। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 15 सदस्य जो होते थे वे इसका संचालन करते थे। अब जो राज्य सचिव होता था उसे भारत से जो भी धन प्राप्त होता था उसे उसका पूरा एक प्रतिवेदन बनाकर संसद में, जो ब्रिटेन की संसद होती थी उस समय, उसमें उसे प्रस्तुत करना पड़ता था। प्रतिवर्ष का लेखा उसे प्रस्तुत करना पड़ता था। दोस्तों कुछ समय बाद होता क्या है कि धीरे धीरे जो राज्य सचिव था उसकी शक्तियों में वृद्धि होती जाती है और उसकी परिषद जो है जो उसको सहायता एवं परामर्श देती थी उनकी शक्तियों का विघटन होने लगता है। इस प्रकार से राज्य सचिव सर्वशक्तिमान बन जाता है और कंपनी ने जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था को बनाया था वह डगमगाने लगती है। दोस्तों जो राज्य सचिव था वह ब्रिटेन संसद के प्रति उत्तरदायी था और दोस्तों धीरे धीरे ब्रिटेन संसद के उदासीन रवैये के कारण भारत का जो पूरा प्रशासन था वो पूर्ण रूप से राज्य सचिव के हाथों में आ गया। लेकिन दोस्तों भारत और इंग्लैंड दोनों में दूरी बहुत होती है। कोई व्यक्ति इंग्लैंड में बैठकर भारत का शासन सूत्र संभालता है तो उसमें उसे बहुत ही परेशानी होने लगती है और एक प्रकार से संभव ही नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों राज्य सचिव का भी नियंत्रण थोड़े समय बाद भारत सरकार के ऊपर नाम मात्र का ही रह जाता है। बात दोस्तों यह होती है कि जो भारत की जनता होती है उसका राज्य सचिव से कोई भी संबंध नहीं होता है, अर्थात कोई भी कड़ी दोनों के बीच में नहीं होती है, जिससे शासित और शासक के मध्य दूरियां बढ़ने लगती हैं। दूसरी ओर दोस्तों भारतीयों को विधि निर्माण में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। दोस्तों भारत के लिए विधि बन रही होती है और उसमें भारतीयों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दोस्तों यह भी एक अजीब बात थी।
इस प्रकार दोस्तों विधि निर्माण की जो प्रणाली थी वो पूर्ण रूपेण त्रुटिपूर्ण थी, जिसमें भारतीयों को जो परिषद होती है या विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। गवर्नर जनरल जो होता है वह अन्य प्रांतों के लिए विधि बनाता है। विधानसभा को न तो प्रांतों की क्षेत्रीय परिस्थितियों का पूरा ज्ञान था और न ही इनके लिए विधि बनाने का समय ही मिल पाता था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात थी कि गवर्नर जनरल जो था उसकी अनुमति के बिना कोई भी अधिनियम पारित नहीं हो सकता था। इस प्रकार दोस्तों जनता और सरकार के मध्य असंतोष बढ़ता जा रहा था। इन सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया जाता है। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण में सहयोग को धीरे धीरे प्रारंभ किया जाता। दोस्तों ये फर्स्ट टाइम था जब भारतीयों को विधि निर्माण की प्रक्रिया जो थी उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा था। एक नाम मात्र के रूप में ही भारतीय जो है वह विधि निर्माण में जो प्रक्रिया थी उसमें भाग ले रहे थे और जो गवर्नर जनरल जो था उसे असीमित अधिकार मिल गए थे। दोस्तों उस समय क्या होता है कि भारत जो है उसमें देसी रियासतें हुआ करती थी, जमींदार होते थे। तो दोस्तों जो ब्रिटिश शासन जो होता है वह इन देसी रियासतों और कुछ जमींदार होते हैं उनको विधि निर्माण हेतु आमंत्रित करती हैं। परंतु दोस्तों विधि में अनभिज्ञता के कारण जो देसी रियासतें होती हैं या उनके जो जमींदार होते हैं वो भारतीयों का सही रूप से पक्ष नहीं रख पाते हैं और भारतीयों का पक्ष रखने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहते हैं। इसी समय दोस्तों भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा होता है एवं दोस्तों जो क्रांतिकारी होते हैं या बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होते हैं वो भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रीयता का बीज जो है वह भारतीय जनता में डालने लगते हैं और भारतीय जनता जागरूक होने लगती है। इसके बाद दोस्तों सन 1885 में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है A.O. ह्यूम। दोस्तों ये व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जनता और शासक के मध्य एक कड़ी जो है उसका निर्माण किया जा सके। क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि जो शासक है उनकी नीतियों का जनता को पता नहीं रहता था और जनता की समस्याओं का शासक को पता नहीं होता था। तो इस प्रकार से दोस्तों A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसके द्वारा दोस्तों कांग्रेस जो होती है भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग करती है कि विधि निर्माण में उनको और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है और दोस्तों जो जॉन मार्ले होते हैं उनको भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया जाता है। दोस्तों मोर्ले जो होते हैं वे एक उदारवादी व्यक्ति होते हैं और भारतीय प्रशासन में सुधारों के भी वे समर्थक होते हैं। इस प्रकार इन दोनों के द्वारा कुछ सुधारों को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है जिसे मोर्ले मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1917 में भारत के नए राज्य सचिव आते हैं मॉन्टेग्यू। वो भी भारत में और अधिक सुधार का समर्थन करते हैं और उन्होंने भारतीयों का प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व जो है उनका समर्थन किया। जब दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जाता है उस समय दोस्तों अंग्रेजों ने वर्तमान जो व्यवस्था चल रही थी भारत में उसको सुधार करना आवश्यक समझा और इसके लिए उन्होंने मॉन्टेग्यू जो राज्य सचिव थे उन्हें और उनके साथ में ब्रिटिश सरकार का एक व्यक्ति होता है जिसे चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, उन दोनों को देश भर का दौरा करने के हेतु आमंत्रित किया जाता है कि आप जाइए और पूरे भारत का दौरा कीजिए और राजनीतिक जो समस्या है उनका अध्ययन आप कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू जो है वे पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन कर उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के विकास हेतु एक रिपोर्ट है वे पेश करते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट को जब प्रकाशित किया जाता है तो इस रिपोर्ट को मॉन्टफोर्ड योजना नाम दिया गया क्योंकि दोस्तों ये दो व्यक्तियों द्वारा बनाई गई थी, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। इस प्रकार दोस्तों इस रिपोर्ट को समग्र रूप से मॉन्टफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है।